हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों एंग्जाइटी बहुत कॉमन है हमारे लाइफ में, हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है बल्कि आप कह सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में डेली ऐसी होती हैं जबकि हमें थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो सकती है, नेचुरल है। फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम है या कि किसी नई जगह पे कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या दोस्तों सपोज़ किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं या किसी नई जगह पे जाना हो रहा है, या कुछ भी दोस्तों इस तरह की चीज़ होती है तो एंग्जाइटी हो जाती है, कॉमन है। लेकिन दोस्तों जब कभी एंग्जाइटी 6 महीने तक लगातार बनी रहे या उससे ज़्यादा टाइम के लिए और एंग्जाइटी में पर्टिकुलर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएं, तो दोस्तों हो सकता है कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। दोस्तों ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है और ठीक से पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आप या आपके कोई भी नियर एंड डियर वंस फेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग सके कि आगे क्या करना है। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से दोस्तों डॉक्टर्स पता लगाते हैं, मतलब डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं कि ये वाली बीमारी हो गई है। साथ साथ दोस्तों इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स या कारण क्या क्या हो सकते हैं, और दोस्तों किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या अप्रोचेज होती है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसी कोई भी चीज़ दोस्तों अगर आपको अपने मन में परेशान कर रही है कि कहीं आपको ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई है, दोस्तों वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें काफ़ी सारी बिल्कुल रियल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पता लगेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल है और सारे मॉडर्न साइंस के जो भी रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों वहाँ से वैलिडेटेड है। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों सिम्टम्स की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों में बिल्कुल एक जैसे सिम्टम्स आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सिम्टम्स वैरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। साथ साथ दोस्तों सिम्टम्स की जो सिवियरिटी है वो भी वैरी कर सकती है। इनफैक्ट किसी एक पर्सन में भी ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल कुछ सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हैं। मतलब जो सिम्टम्स का जो लक्षणों का ग्रेड है दोस्तों वो किसी एक व्यक्ति में भी वैरी कर सकता है टाइम के साथ साथ। दोस्तों वैसे एंग्जाइटी का जो मतलब होता है हिंदी में, तो उसका मतलब हो गया कि मन में व्यग्रता होना। मन में मतलब एक चिंता बनी रहना, एक मन में जैसे कहते हैं कि अधीर हो जाना, बेचैन हो जाना, अंदर से हमेशा एक वरी सी बनी रहना। दोस्तों मैं आपके साथ बात करूंगा इसमें अभी कि जो भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं ना, वो सिम्टम्स बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में होते हैं। एक तो दोस्तों हो गया कि जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, एक दोस्तों हो गया कि जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, शारीरिक सिम्टम्स हैं, और एक दोस्तों हो गया जो कि मानसिक सिम्टम्स हैं या जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे जो ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर होती है उससे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। मैं सारे सिम्टम्स आपके साथ में शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों एंग्जाइटी में जो इमोशनल या कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इमोशनल या कॉग्निटिव सिम्टम्स का मतलब है दोस्तों कि भावनात्मक या मानसिक, मतलब कि जिस तरह से ब्रेन चीज़ों को सोचता है उनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है कि जो भी व्यक्ति है उसे बहुत ज़्यादा वरी हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से चिंता हो दोस्तों, साथ साथ में एक डर बना रह सकता है, बस अननोन चीज़ के लिए, अननोन कॉज के लिए हमेशा एक कंसर्न बना रहेगा कि कुछ तो शायद अजीब ना हो जाए, कुछ तो शायद गलत ना हो जाए, बस एक मन में चिंता बनी रहेगी। दोस्तों इन लोगों के अंदर मतलब फ्यूचर में जो भी, देखो फ्यूचर किसी को नहीं पता होता, फ्यूचर सबके लिए अनसर्टेन होता है, बट इन लोगों के अंदर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा अंदर से चिंता बनी रहती है कि पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लस एक चीज़ और भी देखी जाती है दोस्तों नॉर्मली कि ये लोग बहुत ज़्यादा मन में प्लानिंग करते रहते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हुई, अगर कुछ ये चीज़ गलत हो गई, ऐसे हो गया तो फिर क्या करना है, मतलब जिसे हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग की प्लानिंग हमेशा इनके मन में चलती रहती है। प्लस दोस्तों इनके मन में जो थॉट्स हैं, जो विचार आते रहते हैं ना, वो भी बिना इनकी मर्ज़ी के, तो बस इस तरह के चिंता वाले विचार ही हमेशा इनके मन में आते रहते हैं। तो ये लोग चाह करके भी अपने मन से तो चाहते ही है ना कि ये भी इन नेगेटिव विचारों से, चिंता वाले विचारों से जिनका कि वो रियल बेसिस भी नहीं है उनसे बाहर निकलें, बट नहीं निकल पाते, क्योंकि ये जो विचार हैं ना, जो थॉट्स हैं, ये बिल्कुल इंट्रूसिव होते हैं, मतलब कि इनके मन में बिल्कुल बिना इनकी इच्छा के लगातार आते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कुछ भी डिसीजंस लेने में, मतलब कुछ भी डिसीजन है जहाँ पे कि एक तरफ आना है तो उसमें इनके मन में कुछ ना कुछ इशू बनता रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, बिकॉज ये कई बार सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तब भी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा होगा तब भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों एक राइट डिसीजन पे अपनी तरफ से नहीं आ पाते नॉर्मली। प्लस दोस्तों इन लोगों को किसी चीज़ में फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है, ट्रबल होती है। तो स्पेशली अगर कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या बच्चे अगर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, टीनेजर्स हैं दोस्तों, तो फिर उस चीज़ का इफेक्ट आता है उनके आउटपुट पे भी। दोस्तों ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों के अंदर जो एक रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है ना, उसका भी अभाव हो जाता है। तो ये लोग ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाते, हमेशा एक बस तनाव में, हमेशा एक चिंता में, टेंशन में बने रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की या शारीरिक लक्षणों की।
तो दोस्तों इन लोगों को सोने में प्रॉब्लम हो सकती है कि नींद ठीक से ना आए, नींद आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे और नींद जब आ भी जाए दोस्तों तो बार बार टूटे, बहुत कच्ची नींद आए। तो रात में किसी भी टाइम पे उठ जाएंगे और एक बार अगर उठ गए तो फिर हो सकता है कि सोना बहुत मुश्किल हो जाए इनके लिए। तो दोस्तों नींद अपने आप में एक सिम्टम होता है। प्लस दोस्तों क्या हो सकता है इनको कि बॉडी में कहीं पर भी दर्द आ गया, बॉडी में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई, बहुत ज़्यादा दोस्तों इन्हें थकान रह सकती है कि बिल्कुल बैठे हैं एक जगह पे तो उठने का मन नहीं कर रहा है इनका, लेटे हैं तो बस लेटे ही हैं, लंबे लंबे टाइम के लिए बेड्स पे लेटे हैं, अपना कोई शारीरिक एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा है इनका दोस्तों। ये वाली चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है। प्लस दोस्तों एक चीज़ और होती है कि इनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा टाइट हैं या बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, इस तरह की फीलिंग इन्हें आ सकती है। तो मतलब अंदर से एक अकड़न सी बनी रहेगी, ये चीज़ देखी जा सकती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की, तो दोस्तों नौजिया रह सकता है, मतलब कि वोमिटिंग आने की टेंडेंसी बनी रहे इनके अंदर, ऐसा लग सकता है दोस्तों। किसी किसी पेशेंट को डायरिया भी लग जाता है, मतलब लूज मोशंस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ दोस्तों अंदर से बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो वो चीज़ दिखाई भी पड़ती है। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ भी ज़रा सी भी चीज़ हुई तो ये लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं स्टार्टल हो जाएंगे। सपोज़ आप बैठे हैं किसी चेयर पे, कुछ सोच रहे हैं, कोई सामने से निकल गया घर के अंदर ही, तो अचानक से चौंक जाएंगे कि तुमने कुछ किया, तुमने कुछ कहा, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है कि ये बहुत जल्दी से चौंक जाते हैं, बहुत जल्दी से बेचैन हो जाते हैं दोस्तों। इन्हें पैल्पिटेशंस भी महसूस हो सकते हैं, मतलब कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, ये वाली चीज़ इन्हें महसूस हो सकती है अंदर से कि इनका जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल रेसिंग में है, बहुत तेज़ रेस कर रही है, बहुत तेज़ गति से चल रही है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि इन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आए। ऐसा हो सकता है कि दोस्तों इन्हें जो यूरिनेशन भी है, मतलब जो यूरिन पास करने की प्रक्रिया भी है, वो भी नॉर्मल से ज़्यादा हो, मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, इन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़े। ये सारे के सारे दोस्तों फिजिकल सिम्टम्स इनके अंदर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा थकान बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, किसी भी चीज़ में इनका मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। अगर इनके बिहेवियरल सिम्टम्स की बात करें कि इनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, तो भी कई चीज़ें होती हैं दोस्तों। क्या हो सकता है कि ये अब जैसे लोग होते हैं ना कि अकेले में बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, मतलब अपना अकेलापन भी एंजॉय कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, बट इन लोगों के साथ में ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कि ये अकेले में नॉर्मली एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इनके मन में बस कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं एंग्जाइटी वाले दोस्तों। देखा जाता है कि ये लोग अपने प्रोफेशनल काम, या जैसे ऑफिस का काम हो गया, या कॉलेज का काम हो गया, स्कूल का हो गया, होमवर्क्स वगैरह कुछ भी हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये लोग इन चीज़ों को नॉर्मली अवॉइड करते हैं, मिस करते हैं, टालते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, अपने मन में ही टालते रहते हैं, क्योंकि बस इन्हें यही होता है कि काम करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा फोकस लगेगा, और अभी मन को ये पता है कि मन उस चीज़ में फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि मन के अंदर भी एक नेगेटिव विचारों का लूप चल रहा है, एक बेचैनी वाले विचारों का लूप चल रहा है। तो फिर दोस्तों काम तो सफ़र करता ही है दोस्तों। एक चीज़ और अच्छा होती है इसमें कि ये लोग जो हैं किसी भी सोशल सेटिंग में जाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, जहाँ पे भी इन्हें नए लोगों से मिलना हो, या किसी नई जगह पे इन्हें जाना हो, मतलब कुछ भी जो एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे कि कुछ एक्स्ट्रा एंग्जाइटी आ सकती है, वहाँ पे ये लोग नहीं जाना चाहेंगे दोस्तों। अगर इन्हें पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा, या अगर इन्हें सपोज़ कोई परफॉर्मेंस करने के लिए बोल दिया जाए स्टेज पे या किसी भी जगह पे, किसी पार्टी वार्टी में कहीं पर भी, तब भी ये अंदर से घबरा जाएंगे, ये उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहेंगे ये दोस्तों। इन लोगों को नॉर्मली दूसरों से बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए होता है, मतलब दूसरों से इन्हें बहुत ज़्यादा ये वाली फीलिंग चाहिए होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर से इन्हें ये लगता है हर चीज़ में कि बस कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब ये हमेशा एक, जैसे कहते हैं, टेंस मोड में रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहते हैं दोस्तों। एक ये भी चीज़ होती है कि अगर इन्हें बार बार कन्फ्रंट किया जाए, या अगर इन्हें बार बार ऐसी कंडीशन में डाला जाए जहाँ पे कि ये नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर दोस्तों कई बार ये लोग अपना मतलब आउटबर्स्ट भी कर देते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या डांटने लगेंगे, या चिड़चिड़ा जाएंगे, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल एज पे चल रहा है, तो फिर हम उसे डायरेक्टली किसी ऐसी जगह पे एक्सपोज ना करें जहाँ पर कि उसे और ज़्यादा परेशानी हो, या कि हम उसे कन्फ्रंट भी ना करें, उनमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा ना निकालें। इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे दोस्तों तो इनके अंदर के सिम्टम्स फ्लेयर अप हो जाएंगे, और फिर ये अपने आप को कंट्रोल कई बार नहीं कर पाते, और फिर एक एक्सट्रीम जगह पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। या तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, या तो फिर हाँ सैडनेस, क्राई करना, रोना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, इस तरह की चीज़ में चले जाएंगे दोस्तों। अगर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर लंबे टाइम के लिए बना रहे, तो उससे कई तरह के दोस्तों फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो अपना हार्ट है उसकी हेल्थ पे इशू आ सकते हैं अगर लंबे टाइम के लिए एंग्जाइटी बनी हुई है, क्योंकि अगर दोस्तों एंग्जाइटी बनी हुई है तो उसकी वजह से फिर चेंजेस तो हमारी बॉडी में आते ही हैं। जो भी दोस्तों नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दोस्तों, उसकी अंदर की वॉल्स को डैमेज करते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं फाइन स्ट्रक्चर में, तो लेकिन ओवरऑल ये होता है कि उससे हार्ट की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है अगर स्ट्रेस लंबे टाइम के लिए बनी रहे दोस्तों। कई सारे पेशेंट्स को हेडेक की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों माइग्रेन की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, पाचन तंत्र, उसकी भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अगर लंबे टाइम के लिए जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर बना हुआ है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है दोस्तों, कई तरह के अल्सर्स हो सकते हैं इंटेस्टाइन में
दोस्तों हम फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को क्रोनिक पेन हो सकता है। क्रोनिक पेन का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म पेन। दोस्तों बाय डेफिनेशन नॉर्मली अगर 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है तो उसे क्रोनिक पेन कहा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि बिना किसी भी फिजिकल कारण के, मतलब कोई ऐसा फिजिकल चोट नहीं लगी, कोई भी ऐसे फिजिकल मतलब डैमेज बॉडी में किसी जगह पर नहीं है जिसकी वजह से पेन हो, लेकिन पेन हो सकता है बॉडी में, कहीं पर भी पेन पैदा हो सकता है। एक तरह से दोस्तों मेंटल हेल्थ का ये सिम्टम होता है कि बॉडी में कहीं पर भी पेन हो जाना, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। साथ साथ दोस्तों पेशेंट्स को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ठीक ठाक से, मतलब इंसोम्निया हो सकता है, या नींद के दोस्तों और भी कई अलग अलग किस्म के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो पेशेंट को पैदा हो सकते हैं कि सोने में दिक्कत हो। दोस्तों अब ये बात करते हैं कि अगर किसी को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो चांसेस होते हैं कि साथ में कुछ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो दोस्तों कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स होती है मेंटल हेल्थ की जो कि साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। दोस्तों हो सकता है कि फोबिया हो। फोबिया मतलब कि चीज़ों से डर वाली जो सेंसेशन होती है। साथ साथ दोस्तों या तो हो सकता है कि पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना डॉक्टर्स फिर रूल आउट करते हैं कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के तो फिर मन में ये भी लेके चलते हैं कि कोई और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम साथ में तो नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनमें से। साथ साथ दोस्तों पेशेंट्स को डिप्रेशन भी हो सकता है। दोस्तों पेशेंट्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है साथ साथ में जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म होता है पीटीएसडी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी कभी जीवन में कोई बहुत ज़्यादा हृदय विदारक घटना हो जाए, बहुत बड़ा कोई दुख आ जाए, तो दोस्तों उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि पेशेंट लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस में चला जाए, मतलब वो जो घटना हुई है उससे उबर ही ना पाए, उससे नॉर्मल लाइफ में वापस आ ही ना पाए, उस चीज़ को दोस्तों पीटीएसडी कहते हैं। और पीटीएसडी के पेशेंट्स में भी ये वाला जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये साथ में को एग्जिस्ट करते हुए देखा जाता है। दोस्तों कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी तरह की ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं हम एडिक्शन में होते हैं, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों एंग्जाइटी पैदा होने के। साथ साथ कई सारे पेशेंट्स जो ओसीडी के होते हैं, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बारे में नॉर्मली आपको हल्का फुल्का आइडिया शायद होगा कि जब पेशेंट किसी खास तरह के विचारों के साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है और दोस्तों कुछ खास तरह के एक्शंस करने के लिए कंपल्स हो जाता है, जैसे कि बार बार हाथ धुलना, ऐसा लगना कि हमारे हाथ में अभी ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है, और भी कई तरह के दोस्तों सिम्टम होते हैं ओसीडी में। तो ओसीडी भी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ में दोस्तों को एग्जिस्ट कर सकती है। कई सारे पेशेंट्स दोस्तों अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में जा सकते हैं। किसी किसी पेशेंट के अंदर दोस्तों सेल्फ हार्म के ख्याल भी आ सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने के सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। तो हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर हमारे आसपास हमारी फैमिली फ्रेंड्स या सर्कल में कोई भी व्यक्ति इस तरह के किसी भी सिम्टम के साथ में जूझ रहा है, आपको कुछ भी आइडिया लग रहा है, तो प्लीज़ मोटिवेट करना है कि वो जल्दी से जल्दी एक बार डॉक्टर के पास जाकर के मिल लें और अपनी सारी की सारी बात समझा दें। इस चीज़ में हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करना है। दोस्तों अगर हम कारण की बात करें कि आखिर क्यों हो जाती है ये वाली बीमारी, तो इसमें अभी भी दोस्तों साइंस में कोई बिल्कुल पक्की सी चीज़ सामने नहीं आई है। जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। अगर किसी फैमिली में माता पिता को ये वाली प्रॉब्लम है तो फिर चांसेस होती है कि आगे भी रन कर सकती है ये वाली प्रॉब्लम फैमिली में। क्या होता है ना दोस्तों, बहुत अलग अलग तरह के ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, कई सारे इस तरह के। तो उनमें भी कुछ इम्बैलेंस होता है कई बार, तब भी इस तरह की चीज़ पैदा होती है। साथ साथ दोस्तों अगर ब्रेन की न्यूरो इमेजिंग करके देखी जाए, फंक्शनल एमआरआई करके, तब भी उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में होती हैं और नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होती। मतलब इसमें कुछ एक चेंजेस परसीव किए जा रहे हैं। तो मॉडर्न साइंस में दोस्तों लगातार रिसर्च चल रही है, लगातार काम हो रहा है। धीरे धीरे दोस्तों और कई सारी फाइंडिंग सामने आएंगी तो ठीक से पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली क्या कॉज है और क्या इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें ना, तो कुछ लोग जिनको लाइफ में मतलब अर्ली स्टेज पे कुछ अब्यूज़ का सामना करना पड़ा हो, किसी भी तरह के दोस्तों अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या शारीरिक अब्यूज़, कुछ भी, तो दोस्तों इन लोगों में चांसेस बढ़ जाते हैं लाइफ में कि आगे चल करके इन्हें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि वो थोड़ा टिमिड होते हैं, मतलब कि अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा करेजियस नहीं होते। जल्दी दोस्तों वो लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं या जल्दी दूसरे के कंट्रोल में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों इन लोगों में भी चांसेस नॉर्मली से ज़्यादा होते हैं कि इन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब ये लोग रिस्क में आते हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि फीमेल्स को, मतलब महिलाओं को ज़्यादा चांसेस होते हैं बजाय कि मेल्स के, इस बीमारी को डेवलप होने के। साथ साथ दोस्तों अगर हम एज की बात करें तो चाइल्डहुड से लेकर के मिडिल एज के बीच में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बीमारी के डेवलप होने के बजाय मिडिल एज से लेकर के वृद्धावस्था के। और दोस्तों एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को कुछ लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी होती है ना, कि कोई क्रोनिक इलनेस है, ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म वाली होती है, जिसमें इलाज लंबा चलता है और जिसमें कई बार डिसेबिलिटी भी आती है, मतलब पेशेंट कई सारे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है या बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ रही है या बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। दोस्तों जिन लोगों को कुछ इस तरह की बीमारियाँ होती हैं ना, उनके अंदर भी फिर ये वाला एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर्स आके डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इस प्रॉब्लम की। तो हाँ, डॉक्टर्स पूरी तरह से मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से सारी की सारी बात करेंगे, समझेंगे सिम्टम्स की, क्या सिम्टम्स हैं, और फिर मन में एक अंदेशा बनना स्टार्ट हो जाएगा कि ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों लगेगा तो डॉक्टर्स पेशेंट के ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा करके देखेंगे कि कोई और प्रॉब्लम ना हो जिसके सिम्टम्स कुछ कुछ मैच हो रहे हों। अच्छा दोस्तों, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि साइकियाट्री में मतलब जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं उसकी डायग्नोसिस करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो दोस्तों एक DSM-5 क्राइटेरिया है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5। तो इसके अंदर जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन अगर दोस्तों फुलफिल होती है पेशेंट में, तो फिर पेशेंट को डायग्नोसिस पेशेंट को दे दी जाती है कि पेशेंट को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। दोस्तों इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो पेशेंट को कम से कम 6 महीने के लिए, मतलब ज़्यादातर दिनों में बस मन में बहुत ज़्यादा वरी हो, मन में बहुत ज़्यादा एक चिंता वाली चीज़ बनी हुई है नॉर्मल चीज़ों को लेकर के भी, मतलब मन में एक ये वाला माहौल बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वरी है, एक्सट्रीम कंसर्न है, फियर है। और दोस्तों ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, जो दूसरा क्राइटेरिया है कि पेशेंट को इस तरह की जो भावनाएँ हैं ना, ये चिंता वाली भावनाएँ, इन्हें कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई। अब दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि मैं जो भी अब आगे लक्षण बता रहा हूँ इसमें से कम 3 लक्षण भी प्रेज़ेंट होने चाहिए एडल्ट्स में। बच्चों में अगर 1 लक्षण भी है दोस्तों तो काम चल जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी है साथ में, या दोस्तों बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी है, या फोकस करने में प्रॉब्लम है, या दोस्तों स्लीप के इश्यूज़ आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा थकान भी है, या दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा अपना जो काम करने की सेटिंग है, जो अपना एक सामाजिक परिवेश है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहती है, या दोस्तों जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस रहती हैं, स्टिफ रहती हैं। तो दोस्तों अगर इन सारे सिम्टम्स में एटलीस्ट 3 सिम्टम्स हैं किसी एडल्ट में, या 1 सिम्टम है बच्चे में, और शुरू के दोनों सिम्टम होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मैंडेटरी है। तो फिर डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाते हैं कि पेशेंट को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। और अब आगे इसके इलाज की बात करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते ही हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, पता करेंगे कि पेशेंट पहले कौन कौन सी बीमारियां रह चुकी हैं, क्या क्या दवाएं पेशेंट खाते हैं, पूरा पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे दोस्तों। और कोई भी टेस्ट जो लगेगा कि कराने हैं तो वो कराएंगे। ब्रेन की इमेजिंग भी करा के देखी जा सकती है, ताकि कुछ भी और बीमारी ऐसी ना हो कि जिसके सिम्टम्स मिलते जुलते हों और बाई चांस वो बीमारी मिस हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इस प्रॉब्लम का, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। तो दोस्तों जो साइकोथेरेपी होती है उसका बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल रोल है इसके ट्रीटमेंट में, इलाज में। साइकोथेरेपी का दोस्तों मतलब हो गया कि टॉक थेरेपी, जिसमें कि थेरेपिस्ट आपके साथ बैठ करके बात करते हैं। दोस्तों साइकोथेरेपी साइकियाट्रिस्ट भी देते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी देते हैं। ये दोस्तों जानना हमें इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसका इसमें बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों इस थेरेपी में क्या होता है कि जो भी आपके थॉट्स हैं ना, जो कि प्रॉब्लम देने वाले थॉट्स हैं, जो कि एक तरह से मतलब डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं या इररिलेवेंट थॉट्स हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उन थॉट्स को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद की जाएगी, प्लस उन थॉट्स को किस तरह से मॉडिफाई करना है। क्योंकि दोस्तों जब थॉट को मॉडिफाई करना आ जाएगा ना, तभी आपका बिहेवियर भी मॉडिफाई होगा, और तभी आपकी जो मतलब सिम्टम्स हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, वो खत्म होगी। इस चीज़ में दोस्तों थेरेपिस्ट आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, आपको पैटर्न समझाएंगे किस तरह से ये काम करना है। दोस्तों अगली थेरेपी का नाम है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, जो भी नेगेटिव सिम्टम है दोस्तों, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हैं, उन सबको पेशेंट को एक्सेप्ट करना समझाया जाता है कि कैसे उस चीज़ से लड़ना नहीं है, कैसे उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इससे दोस्तों एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और उसके बाद फिर पेशेंट को ये समझाया जाता है कि आप किस तरह से मतलब चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, पॉजिटिविटी को पा सकते हैं। पेशेंट का कमिटमेंट दोस्तों पैदा किया जाता है, बढ़ाया जाता है सारी की सारी हेल्दी गोल्स पे, कि मतलब हेल्दी विचारधारा पे, एक स्वच्छ जिसे कहते हैं कि विचारधारा पे, ताकि जो मन एक लूप में है बहुत ज़्यादा डर के या बहुत ज़्यादा चिंता के, उससे बाहर आ पाए। तो यही चीज़ है। कई बार दोस्तों लोग क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको बिल्कुल उनसे फाइट करते हैं या उनको सुनना देखना ही नहीं चाहते। इस तरह पे में क्या होता है कि उन्हें एक्सेप्ट करना भी सिखाते हैं, प्लस उसके बाद सिखाते हैं कि ये तो एक चीज़ है, अब आगे आपको जो भी करना है वो इस तरह से करना है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ रह पाएँ, स्टिक हो पाएँ। दोस्तों एक और थेरेपी होती है, उसका नाम होता है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इसमें दोस्तों क्या होता है कि माइंडफुलनेस पे भी जोर दिया जाता है। दोस्तों माइंडफुल होने का मतलब क्या होता है कि आपके आसपास, आपके अंदर, मतलब आपके सर्कमस्टेंसेस में जो कुछ भी हो रहा है, आप वो सब कुछ से अवेयर हैं, आप सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन आप जजमेंटल नहीं हैं। आप दोस्तों चीज़ों को लेकर के अपने मन में धारणा नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत ठीक से पता है कि आपके आसपास, आपके अंदर बाहर क्या चल रहा है, लेकिन दोस्तों आप उन चीज़ों के लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये वाली चीज़ को कंबाइन करते हैं साथ में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के टूल से, मतलब जिसमें आपको अपने नेगेटिव थॉट्स वगैरह को ठीक से पकड़ना होता है, उनको मॉडिफाई करना होता है, तो फिर ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को
मेडिसिन भी देने की नौबत पड़ जाती है अगर उनके सिम्टम्स इस तरह के हैं। सिम्टम्स अगर उनके सीवियर हैं या सिम्टम्स अगर उनके मतलब प्रॉब्लम देने वाले हैं, जिससे उनकी नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, काम करने के परिवेश में, फैमिली में कहीं पे भी दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों, तो कुछ टाइम के लिए मेडिसिन भी इसमें दी जाती हैं, जिन्हें हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन हैं। हालांकि उनके ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, तो डॉक्टर्स के पास दोस्तों चॉइस होती है कि किस तरह के पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाए, कितनी डोज पे दी जाए, कितनी ड्यूरेशन के लिए दी जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करने में हेल्प मिल सके और जल्दी से स्वस्थ हो सके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। मतलब आपको जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं ना, उनसे अपने आप को दूर रखने की पूरी भरसक कोशिश करनी है। साथ साथ दोस्तों आपकी जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं या बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाने से भी क्या होता है कि इरिटेबिलिटी आती है और कई तरह के बॉडी में केमिकल डिसबैलेंसेस हो सकते हैं और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के वो फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो आपको खाना दोस्तों बिल्कुल बैलेंस डाइट रखनी है, मतलब होल ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये जैसी भी चीज़ें होती हैं बैलेंस प्रपोर्शन में। दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है जिसमें कि आपको मनाही एक्सरसाइज करने की, तो प्लीज़ ज़रूर एक्सरसाइज करिए। साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई पेट रख सकते हैं तो उससे भी देखा जाता है कि फ़ायदा होता है एंग्जाइटी के सिम्टम्स में। दोस्तों जो मेडिटेशन होता है, मतलब योगा हो गया या दोस्तों माइंडफुलनेस जैसी होती है कि आप बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं दोस्तों, उनसे भी मन को जैसे आप विचारों से विहीन कर देंगे, जब मतलब थॉटलेस कर देंगे, उससे भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और इस तरह की कंडीशन से लड़ने में दोस्तों हेल्प मिलती है। साथ साथ दोस्तों डायरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसे हम कहते हैं जर्नलिंग। जो भी आपने दिन भर में किया, जो भी आपके अंदर थॉट्स आए, उन्हें दोस्तों अगर आप सिर्फ लिखेंगे, दैट्स इट, तो उससे भी दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को एक एक्सप्रेशन का ज़रिया मिल गया। वो फीलिंग्स एक तरह से वेंट आउट कर दी आपके माइंड ने बाहर, तो देखा जाता है कि उसका पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है आपके बिहेवियर पे। तो एंग्जाइटी वगैरह उससे भी दोस्तों कम होती है। दोस्तों ज़रूरी है कि आपकी जो भी हॉबीज़ हों, जिन भी कामों को करने में आपको दिलचस्पी हो, आपका मन रियलिटी में लगता हो। जैसे ना मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है कि बुक्स पढ़ने में या कि कुछ राइटिंग करने में। हर एक का अपना अपना होता है ना, संगीत सुनने में, किसी नई जगह पे जाने में, फ़ोटोग्राफी करने में, खाना बनाने में। मुझे कुकिंग भी बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों जिसको जो भी हॉबी हो ना, उसे वो हॉबी में ज़रूर इंडल्ज होना चाहिए, इससे भी फ़र्क पड़ता है एंग्जाइटी के सिम्टम्स में। साथ साथ दोस्तों मतलब हमें अपनी लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी काम है ना, वो सब के सब प्रायोरिटाइज़ कर लेना चाहिए कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा। उससे क्या होता है कि मन में एक पूरी स्ट्रीम लाइन रहती है कि हाँ, मतलब ये डर नहीं होता कि मैं काम करने बैठूँगा तो मुझे बहुत सब कुछ करना है, तो फिर मैं अंदर से एक तरह से इंटिमिडेट हो गया, डर गया और एंग्जाइटी के सिम्टम्स आने लगे। तो अपनी लाइफ में अपनी जो रूटीन है उसको कोशिश करिए स्ट्रीमलाइन करने की। साथ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी नशे के पदार्थ का सेवन आप करते हैं, अल्कोहल हो गया दोस्तों, या टोबैको किसी भी फॉर्म में हो गई, सिगरेट्स हो गई, या दोस्तों जो कुछ भी किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह हो गई, अगर कुछ भी ऐसा आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पूरी तरह से इसको छोड़ दीजिए। अगर आप खुद से नहीं छोड़ पा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ को, बल्कि दोस्तों फिजिकल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। दोस्तों देखो, एंग्जाइटी से बाहर आने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन रखना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आपके अंदर फीलिंग्स चल रही हैं, ये सब की सब फीलिंग्स दोस्तों आर्टिफिशियल हैं। ये सब फीलिंग्स रियल नहीं हैं। जो रियलिटी है लाइफ की वो कुछ और है, जो रियल में एक मानसिक अवस्था होनी चाहिए वो कुछ और होनी चाहिए। जब दोस्तों आप ये मान के चलेंगे ना कि जो भी अंदर चीज़ें चल रही हैं वो एक फॉल्स इमेजरी है, वो रियलिटी नहीं है, तो फिर आप कहीं न कहीं अपने मन में इस चीज़ को लेकर के एक थोड़ा एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि हाँ, ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं ना, ये रियल नहीं है। जो रियलिटी है वो कुछ और है, वो पॉजिटिव है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। डॉक्टर्स की दोस्तों सारी बात मानिए। डॉक्टर्स जो भी आपको फॉलोअप में बुलाए वहाँ पे जाइए, और अपने जो आपकी फैमिली है, जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे कुछ भी बात मत छुपाइए, जो भी आपका क्लोज सर्कल है, ताकि वो लोग भी आपको दोस्तों पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें आपकी रिकवरी में, पूरी तरह से आपको आपकी डेली लाइफ़स्टाइल में, रूटीन में सपोर्ट कर सकें, और आप जल्दी से जल्दी दोस्तों एंग्जाइटी के इस चंगुल से बाहर आकर के एक नॉर्मल स्वस्थ लाइफ जी सकें।